हेलो एवरीवन। अब तक आपने पिछले ये थ्योरम्स 6 थ्योरम्स थी और कुछ सॉल्व एग्जांपल्स थे, कुछ नहीं थे, बहुत सारे थे, वो कर लिए होंगे। उसके बाद ही हम अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरम पे। अब ये आपकी थ्योरम नेक्स्ट आती है, इसको बहुत ही गौर से सब लोग देखेंगे। मान लीजिए एन इवेंट्स है, सैंपल स्पेस है एस, उसके अंदर कुछ इवेंट्स हैं, जैसे आपको कल ही बताया गया था कि हमारे पास अगर दो कॉइन्स हैं, हम दो कॉइन्स को अगर हम फेंकते हैं तो हेड हेड टेल टेल हेड टेल या टेल हेड, इस प्रकार 4 इवेंट्स घटित हों। तो कुछ भी हो तो किसी भी एक सैंपल और सारे इवेंट्स को एक सैंपल स्पेस एस में रखा जाता है। अब उस सैंपल स्पेस एस ये नहीं है कि उसमें 4 ही होंगे, उसमें 400 एलिमेंट भी हो सकते हैं, ज्यादा से ले लिए 3 4 10 आप कॉइन्स को एक साथ उठा लिए, बहुत सारे इवेंट्स बन जाएंगे। अब इसमें से आपने कुछ इवेंट्स को, कुछ A1 सब स्पेस भी हो सकता है एस का, या कोई एक खास इवेंट भी हो सकता है, तो A1 A2 उसके सब स्पेसेस हैं। तो उन सब के यूनियन का असल में पिछली थ्योरम का जनरलाइजेशन है, वहां पे दो का यूनियन किया था, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब ये अगर 3 होंगे तो क्या होगा? तो कोई क्या 3 की क्या बात कर रहे हैं, फिर आप n की बात करिए। 3 होंगे तो वैसे ही मैंने लिख दिया है कि A1 A2 A3 के लिए ये कुछ ऐसे होंगे, पी ए वन प्लस पी ए टू प्लस पी ए थ्री माइनस पी A1 A2 A1 A3 इंटरसेक्शन और A2 इंटरसेक्शन A3, और प्लस में ये तीनों आएंगे। अब ये कैसे होता है? मान लीजिए 3 हो 4 हो तो क्या होगा? तो n तक की बात करिए, पहले सब कुछ सम करेंगे, फिर 2 2 वालों को लिखेंगे, प्लस करके फिर 3 3 वालों को लिखेंगे, फिर माइनस करके फिर 4 4 वालों को लिखेंगे, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में सबको लिख डालेंगे A1 इंटरसेक्शन A2। इनका कोई सिग्मा नहीं लगेगा क्योंकि सारे ही आगे हैं, इसमें कुछ नहीं छूटेगा, सारे के भाई। इसमें आपके पास तो बहुत सारे थे, n थे, पर 2 ही तो लिख रहे हैं यहाँ पे आप। जैसे यहाँ पे नीचे मैंने लिखा तो है कि आपके पास 3 है, लेकिन आप 2 2 को लिख रहे हैं, तो ये सिग्मा लगाने की जरूरत पड़ेगी ना। लेकिन जब तीनों लिख गए तो तीनों पे क्या सिग्मा, बस 3 ही तो है, तो 3 के 3 ऐसे लिख जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे जब n के n आ जाएंगे तो उस पर सिग्मा नहीं आएगा, पहले 2 आएंगे फिर 3 वाले आएंगे, उसमें कंडीशन होती है पहले हमेशा छोटा ही लिखा जाता है, i लेस देन ये इक्वल का निशान यहाँ नहीं होगा, ये नहीं है। और जैसे यहाँ नहीं है i लेस देन ये सब छोटा पहले बड़ा बाद में। तो आप देखिए ना, A1 इंटरसेक्शन A2 A1 इंटरसेक्शन A3 A2 इंटरसेक्शन A3, बड़े और छोटे का ध्यान रखा गया और यहाँ पे सबको लिखा गया। तो खैर आपको ये प्रूफ करके दिखानी है थ्योरम n के लिए। तो फर्स्ट वी विल प्रूव दिस थ्योरम बाय मैथमेटिकल इंडक्शन बाय द प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ इंडक्शन, आप सभी को आता है PMI। फॉर 2 इवेंट्स A1 A2, पिछली थ्योरम आपको यहाँ पे ये प्रूफ करके दिखानी पड़ेगी। असल में प्रूफ ही ये है, बाकी तो इंडक्शन की लड़ाई चलेगी। तो मेन थ्योरम का प्रूफ आप यहाँ पे करके दिखाएंगे, क्या देंगे? सो रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर 2। कोई क्या 1 के लिए? अरे 1 के लिए नहीं होगा, लॉजिकली सोचिए, 2 इवेंट्स के बारे में बात हो रही है, या 3 के लिए या 1 के लिए या 4 के लिए, 1 के लिए नहीं होगी, तो ये 2 के लिए ट्रू है। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर r, यही इंडक्शन का तरीका होता था। तो यही जहां n लिखा है वहां मैं r कर दूंगा, और फिर मैंने इस टर्म को ये तो बस एक शोपीस की तरह लिख दिया है, अंडरस्टूड है कि ये होगा मौजूद, ये लिखने की जरूरत नहीं है। और ये हर जगह पे जहां जहां n थे वहां r कर दिया। देखिए लास्ट में ये n था, यहाँ पे इसको हमने r बना दिया इस n को सब जगह। अब वो r तक आने के बाद अब आप r+1 कर लीजिए, वो तो होना ही है। तो r+1 में आपका ये यूनियन ही तो है ai तक का, तो i बराबर 1 से r तक यूनियन r+1 कर दें। अब स्टेटमेंट 2 में दो चीजों का यूनियन होता है, तो दोनों का सम का, यहाँ दोनों का सम माइनस p और दोनों का इंटरसेक्शन। ये कहां से किया? थ्योरम 2 से। कोई बड़ी काम नहीं, मैंने कहा ना ये कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम बस थ्योरम यहाँ पे 6 को ड्राइव करना था इक्वेशन 2 के लिए। उसके बाद ये दोनों ऐसे रहेंगे, इस यूनियन को बाहर निकाल लीजिए। वैसे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से निकला है, आपको कोई जरूरत नहीं है ज्यादा मेंशन करने की। जब ये अंदर जाएगा भी तो यूनियन जो होगा वो आई पे होना है, इसमें तो वैसे भी आर लिखा हुआ है, तो इससे कोई मतलब नहीं, ये आर है, तो वो एक ही बात है, आप इसको बाहर ले लें। बाहर लेने के बाद अब आप इसमें फिर से हम इक्वेशन 3 का यूज करेंगे। कोई क्या कहाँ करेंगे? कहिए हम इसमें जो यूज करेंगे वो फर्स्ट टर्म पे करेंगे, इस पे i बराबर 1 से r, ये लिखा हुआ है i बराबर 1 से r, ये टर्म, ये 1 2 एंड सो ऑन, एंड ये वाला टर्म, तो ये और ये तो यहां तक आए, ये वाला टर्म आपका ये लिखा हुआ है, और ये वाला टर्म हमने एज इट इज यहाँ पे उतार दिया। तो हमने कोई बड़ा काम नहीं कर रहे, बिल्कुल सिंपल, सिर्फ वैल्यूज को उतारा। वो लिखना इतना बड़ा हो जाता है कि अजीब सा लगने लगता है, और किताब से तो अपने आप हरगिज मत पढ़िएगा, उस पर मिस प्रिंटिंग है, बहुत परेशानी होगी आप। उसके बाद देखिए अब ये दो टर्म, फर्स्ट वाला ये पी ए आई वाला,
और ये भी है आपका PAR। ये i बराबर 1 से r तक है, इसको खोलूंगा तो PA1 प्लस PA2 लास्ट टर्म PAR, और ये वाला है PAR प्लस 1, तो इसको इसके साथ जोड़ दीजिए तो ये सिग्मा में r प्लस 1 तक चला जाएगा। ये वाला टर्म आपने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया और लास्ट वाला टर्म भी ऐसे ही लिख दिया। ये वाला टर्म इसमें से गायब हो गया तो ऐड हो गया इसके साथ। अब रहा ये वाला लास्ट, बस सब कुछ लड़ाई अब हमें इसी वाले टर्म की लड़नी है। अब आपका ये P यूनियन इतना लिखा हुआ है, तो इक्वेशन 3 में भी तो P यूनियन, वहां पे सिंपल AI था और यहाँ पे ये दो टर्म लिखे हुए हैं, तो बस दो टर्म के लिए इक्वेशन 3 को अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे AI आया है ये, तो यहाँ पे AI था तभी तो आया। यहाँ पे क्या है, AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1, तो यहाँ पे आ जाएगा AI इंटरसेक्शन AR प्लस 1। फिर यहाँ पे AI जो फर्स्ट टर्म है जो भी यहाँ दिया है उसके साथ AJ और हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दो टर्म एक साथ दिए हैं तो इसके साथ क्या हो जाएगा, एक AJ और हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात आपको? तो AJ हो जाएगा। फिर लास्ट वाले में सबको खोल के लिख दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी A1 A2 से लेके हम कहाँ तक चले जाएंगे, कहिए AR प्लस 1 तक चले जाएंगे। यही तो लिखा हुआ है सबको AR प्लस 1 तक, तो ये AR प्लस 1 तक चले जाएंगे। तो इसमें कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी R तक है तो हम R तक चले गए थे। यहाँ पे आपका भाई वैल्यू रखते चले जाइए, तो I में रखेंगे तो 1 रखेंगे 2 रखेंगे, R तक ही गए हैं, लेकिन उसमें ये जो एक्स्ट्रा टर्म है ये नजर इसमें आता रहेगा। अब ये तो समझना है, सोचना है, सोचिए इसको। अब फिर से फर्स्ट टर्म ऐसे लिखा, माइनस कॉमन ले लीजिए इस टर्म में और इस टर्म, माइनस कॉमन लिया, दोनों प्लस हो गए, ये लिख गए। बीच के टर्म मैंने ये वाला नहीं लिखा है, और फिर लास्ट वाला टर्म ये लिख दिया। अब इसमें गौर से देखना, यहाँ r माइनस 1 था, यहाँ पे वैल्यू r हो गई है। क्यों? क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होकर एक माइनस इस तक पहुंच जाएगा। अब बीच में डॉट डॉट कर दिया इस टर्म की जगह पे। अब फर्स्ट टर्म तो इम्प्लाइज दैट करके ये तो लेफ्ट वाला लिख दिया है यहाँ पे। फिर फर्स्ट टर्म ऐसे रहा, अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। सोचिए ये 1 से लेके r तक हो रहे हैं और ये जो है r प्लस 1 तक हो रहे हैं, तो जो इनका दोनों को मिलके सम आएगा वो यही आएगा। बस r तक तो थे ही, और एक ही r प्लस 1 वाला टर्म इसमें एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा। बस इसको ध्यान रखिए, लास्ट वाला टर्म ऐसे लिख दीजिए। थोड़ा सा लॉजिक भी लगाइए कि मुझे थ्योरम का यही प्रूव करना है 3, बस r की जगह पे r प्लस 1 होना है, तो बस जहां जहां r था वहां r प्लस 1 कर दीजिए। ज़्यादा दिमाग क्या लगाना है, अगर नहीं तो हम इसको खोल के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें देर लगेगी, कोई फायदा नहीं है। आएगा यही टर्म जो हमें पहले ही पता है कि r की जगह पे r प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल नहीं होना है। तो आगे बढ़िए, तो आपने ये r प्लस 1 लिखा, अब हम आगे आए। बस अब आप इसको गौर से अगर देखें तो कह देंगे ये वही रिजल्ट है जो इक्वेशन 3 में है, r की जगह पे r प्लस 1 हो गया है। तो आप कहिए रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1 इफ द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। बट रिजल्ट n बराबर 2 के लिए ऑलरेडी ट्रू है, तो अगर r के लिए होता है तो r प्लस 1 के लिए आ जाता है, अगर 2 के लिए होता है तो 2 प्लस 1 मतलब 3 के लिए आएगा, 3 के लिए होगा तो 3 प्लस 1 4 के लिए ऑटोमेटिक आएगा। यही है होता है बस प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से रिजल्ट जो है प्रत्येक पॉजिटिव नंबर के लिए ट्रू। कुछ डरने की बात नहीं है, जनरलाइजेशन था पिछली थ्योरम का, बस देखने में वियर्ड लगता है, जब आप लिखेंगे तो एक बार आपको बिल्कुल आसान लगने लगेगा। अब आइए आगे, बुलियस इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पे भी n इवेंट्स हैं तो ये होता है आपका थ्योरम 1 और ये आपकी थ्योरम 2। चलिए जल्दी से देखिए पार्ट 1 को। फॉर एनी टू इवेंट्स A1 एंड A2 ये आपका होता है। इतना हिस्सा ये वही है थ्योरम 5, ये कोई इतना डरने की बात नहीं है, चाहे तो आप इसको एग्जाम में ड्रा कर दीजिएगा। अब ये कैसे लिखा लेस देन इक्वल टू 1? असल में ये इन 3 टर्म्स पे नहीं लिखा है, ये इसके कारण लिखा है PA1 यूनियन A। आपको एक्सियम 1 से पता है किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 1 या 1 से छोटी होती है, तो इसलिए ये वाला टर्म 1 या 1 से छोटा होगा। अब ये टर्म इसके बराबर होता है तो ये भी 1 या 1 से छोटा होगा। इसमें इसको यहीं रखिए लेफ्ट, ये जो दो टर्म है PA1 प्लस PA2 को लेफ्ट में ले रहे, राइट में ले रहे, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी का साइन जो है वो उल्टा हो जाता है, ये प्लस हो गए और ये प्लस 1 का माइनस 1 लास्ट में लिख दिया। तो आप गौर से अगर देखो रिजल्ट ट्रू हो गया फॉर n बराबर 2 के लिए। लेट अस सपोज रिजल्ट इज ट्रू फॉर r, तो इसी रिजल्ट में n जहां है वहां r कर दीजिए, अब r प्लस 1 के लिए ले लीजिए। तो r प्लस 1 लिखा, इसमें r तक और इंटरसेक्शन लगा के r प्लस 1 लिख दिया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू, इसमें वही आपने 3 को अप्लाई करिए। ये है ना A1 इंटरसेक्शन A2 पे, तो अब यहाँ पे ये A1, ये वाला A2 माइनस 1,
उसके बाद आप इसमें 4 अप्लाई कर दीजिए। 1 से R तक के लिए जो ये था, ये 2 रिजल्ट यहाँ पे एज इट इज इनको यहाँ पे उतार दीजिए। उसके बाद कहिए कि मैं ऐसा, ये देखिए ये इसके ग्रेटर हुआ था। क्यों ग्रेटर हुआ था? क्योंकि आपने 3 का यूज किया था, वहां ग्रेटर का निशान था। फिर ये और ये फिर ग्रेटर हुए, क्योंकि इसमें जब आपने इसकी वैल्यू डाली वो ग्रेटर वाली थी तो ये डाली। लेकिन ये और ये आपस में दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि इसमें कुछ नहीं हो रहा है। 1 से R तक ये है और एक टर्म ये है, तो ये R+1 हो जाएगा। इंप्लाइज दैट, लेकिन टोटल ओवरऑल ये टर्म इसके मुकाबले में ग्रेटर था, तो यहाँ ग्रेटर लिख देंगे। जैसे मैंने आपसे बहुत बार कहा कि अगर 10 तो ग्रेटर होगा ही 9 से, लेकिन मैं 9 को अगर लिख दूं 10 - 1 तो ये इसके इक्वल होगा, ये 9 के इक्वल है, या इज इक्वल टू 12 - 3। दैट इज करके क्या लिखूंगा? 10 ग्रेटर देन 12 - 3। तो ये लिखने का ढंग होता है, बीच में आप ग्रेटर नहीं लगा सकते यहाँ, क्योंकि ये ग्रेटर देन 9 फिर पढ़ेंगे ना, 9 ग्रेटर देन 10 - 1 तो वो गलत हो गया ना। 9 तो बराबर है 10 - 1 में, 10 - 1 बराबर है 12 - 3, लेकिन 10 से ग्रेटर का रिलेशन। तो ऐसे यहाँ पे ये किससे ग्रेटर है? ये आपस में बराबर है, लेकिन P इंटरसेक्शन AI से ये ग्रेटर। तो बस ये लिखते ही कहेंगे रिजल्ट इज ट्रू फॉर R के R+1। इफ इट इज ट्रू फॉर n बराबर R, आपने इसके लिए मान लिया था R के लिए, तभी R+1 के लिए आया। लेकिन रिजल्ट ट्रू था 2 के लिए, तो 3 4 के लिए होगा। बाय मैथमेटिकल इंडक्शन से रिजल्ट सबके लिए ट्रू होगा। चलिए अब हम सेकंड पार्ट इसका देखेंगे। P यूनियन AI लेस देन इक्वल टू इतना होना है। तो चलिए, वी नो दैट फॉर एनी 2 इवेंट्स, वही थ्योरम 5 चल रही है। इसको अगर ये अकेला सेकंड पार्ट आए तो इसको ड्राइव करिए। अब ये इससे लेस देन इक्वल टू हो जाएगा। कोई कहा होगी क्या ना, लास्ट टर्म छोड़ दिया। ये अकेला टर्म जो है, हर टर्म जो भी प्रोबेबिलिटी का लिखा होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो किसी चीज में से आप ये, आपके पास 100 रुपए, आप उसमें 10 घटा रहे हैं तो आपको 190 रुपीज रहेगा, लेकिन आप 10 नहीं घटाएंगे तो नीचे 100 रुपए तो आएंगे, तो 100 तो उससे बड़े हैं ऊपर वाले से। तो इसी तरीके से घटने वाली चीज अगर हटा दी तो नीचे वाली चीज ऑटोमेटिकली उससे बड़ी होगी। तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू, या ऊपर से देखें तो वो लेस है इससे। तो मगर इसको करने से रिजल्ट ट्रू हो गया 2 के लिए। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर M। अरे मैंने R ना लिखे M लिख दिया, कुछ भी लिख दीजिए, शुरू में R लिखने बार बार आप M कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर M, तो आप बस M+1 के लिए लड़ाई लड़िए। M+1 लिख दिया, तो M+1 के 2 हिस्से कर लीजिए। करें पहला या दूसरा? पहले वाले पे रिजल्ट 6 अप्लाई कर दीजिए। वो P ये 2 है ना लगे हुए, 2 है ना, तो ये भी तो 2 है 6 में, तो लेस देन इक्वल टू अलग अलग हो जाएगा। ये होने के बाद आप ये देखिए, ये वाला टर्म 7 है तो ये लेस देन और हो जाएगा। दोनों में लेस ही आएगा, क्योंकि 6 अप्लाई किया वो भी लेस में है, 7 अप्लाई किया वो भी लेस। लेकिन ये 2 टर्म इस टर्म के बराबर है, लेकिन ये इससे हमेशा लेस में आएंगे, वही जैसे मैंने आपको पहले बताया। बस लेस होते ही रिजल्ट इज ट्रू फॉर n बराबर M+1। यही जो पिछले वाले में सारी लाइनें लिखी थी वो लिख के प्रूफ लिख दीजिएगा। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आती है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट B occurring when it is known that some event A has already occurred is called conditional probability and denoted by PB/A। आप B की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, लेकिन शर्त यह है कि A वहां पे पहले ही हो चुका है। इसको पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B जब A is given, या A घटना घट चुकी होती है। ऐसा सोचिए, आप एक डाइस फेंक रहे हैं, उसमें क्या होता है कि आउटकम जो है उसका एक ऑड नंबर आता है, तो ये तो गिवन हो गया आपको, तो ये इवेंट A है। जैसे ऊपर का था, हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी B के होने की, लेकिन कुछ गिवन है, हमें ऑड नंबर आना गिवन है। तो बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी प्राइम नंबर्स की? तो S तो हो गया सारी घटनाएं है ना टोटल, और A क्या हो गया? A तो गिवन था, मतलब क्या था कि प्राइम नंबर आ रहा है, नहीं सॉरी ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर 1 3 5। और B निकालना है। B क्या है? B इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास प्राइम आए। तो प्राइम क्या है? 2 प्राइम नंबर क्या होता है? पहला प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 फिर 5। तब आपको B के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये डेफिनेशन होती है। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ B व्हेन A हैज अकर्ड PB/A इज इक्वल टू, ये हो गया PB/A में, ये डेफिनेशन होती है। वैसे तो ये होती है PA इंटरसेक्शन B ओवर PA, रखना इसी को होता है, लेकिन ड्राइव ऐसे करते हैं। N A इंटरसेक्शन B, कितनी ही घटनाएं जो A इंटरसेक्शन B की हैं डिवाइडेड बाय सारी घटनाएं जो A की हो रही हैं। इसे याद करिए, ये डेफिनेशन में ही लिखा हुआ है। ये तो एक मैंने एग्जांपल लेके बात करने लगा हूं। तो इज इक्वल टू N A इंटरसेक्शन B के नीचे NS कर दें, तो ये क्या हो गया? ये टोटल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, टोटल नीचे क्या है? टोटल जितने भी इवेंट्स हैं। तो ये तो प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन है कि ऊपर फेवरेबल केस तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, नीचे क्या हो जाएगा? नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ केसेस तो NS है, और A
जो आपकी फेवरेबल केसेस। खैर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, यहां से सोचिए ए और बी के कॉमन हिस्से कौन कौन है, 3 और 5। 3 और 5, तो 3 और 5 6 में से 2 घटनाएं तो है, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 2/6। नीचे पी है, ए है 3 घटनाएं, तो 6 में से 3 घटनाएं हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 3/6। कुल आंसर 2/3। मुझे आंसर निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पी बी बाई ए में बात थी। मुझे यह सिखाना है कि प्रोबेबिलिटी बी की होनी जब ए हो चुका है, तो बी क्या है कि आपका प्राइम नंबर आना, जबकि ऑड नंबर यहां पे आ रहे हैं। तो इस बात को सोचिए, और ये प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन होती है पी बी बाई ए। तो बस उसमें क्या होता है कि ऊपर ए इंटरसेक्शन बी के कितने भी केसेस और नीचे ए के केसेस। सोचिए इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 12th में भी होती थी, आप थोड़ा सा वहां से भी देखेंगे। असल में आज थोड़ा सा ही काम है बस ये 3 थ्योरम्स का, 2-3 जितने भी हैं, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके ऊपर आपको अब बहुत सारे सॉल्व एग्जांपल अपनी बुक से पढ़ने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सॉल्व एग्जांपल ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरम्स तो शुरू की जो आएंगी सो आएंगी, लेकिन सॉल्व एग्जांपल बड़े खास हैं। तो इसलिए अब मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं कि कौन कौन से और कितने करने, कौन कौन से क्या सारे करने हैं। जो ज्यादा वियर्ड हैं, बहुत ज्यादा लंबे हैं, उनको आप छोड़ देंगे, लेकिन आप बाकी सारे के सारे करेंगे। इसलिए मैंने परसों भेजा था वीडियो और 25-26 सवाल थे, वो करिए। आज इसके आगे वो सवाल करेंगे। अब मैं परसों ही वीडियो भेजूंगा अगला, क्योंकि अब बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, वो आपको सारे अब करने ही करने हैं इन थ्योरम्स के साथ। ओके।